हेलो दोस्तों एनसीईआरटी साइंस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 8 का जो सेकेंड चैप्टर है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न एग्जामों में। उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है और सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे मित्र भी हो सकते हैं और हमारे शत्रु भी हो सकते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव का फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं। सूक्ष्म नामे है। सूक्ष्म जीव का मतलब ये हो गया बहुत छोटा जीव, ऐसा जीव जो हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, वैसे जीव को हम लोग बोलेंगे सूक्ष्म जीव। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया है। तो समान तौर पे मुख्य तौर पे अगर हम बात करेंगे तो सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है जीवाणु, दूसरा होता है कवक, तीसरा होता है प्रोटोजोआ और चौथा होता है शैवाल। ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे एक कोशिक या बहुकोशिक जीव के उदाहरण हो सकते हैं। देखिए, एक कोशिक जीव क्या होता है। एक कोशिक जीव का मतलब हो गया जो एक कोशिका से बना हो। ठीक है। और बहुकोशिक जीव का मतलब हो गया जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे हम लोग हैं, बहुत सारा चीज़ है, एनिमल है, ठीक है, प्लांट है, वो बहुकोशिक होता है। ठीक है। तो देखिए, जीवाणु और प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोशिक सूक्ष्म जीव होते हैं। मतलब ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जीवाणु और प्रोटोजोआ जो एक से बने हैं, एक कोशिका से बने हैं, एक सेल से बने हैं। लेकिन शैवाल जो होता है और कवक जो होता है, एल्गी और फंगी जो होता है, वो एक कोशिक भी हो सकता है या बहुकोशिक भी हो सकता है। ठीक है। तो एक कोशिक में कौन आएगा, कौन सूक्ष्म जीव एक कोशिक का होगा, जीवाणु और प्रोटोजोआ। और उसका एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा। ठीक है। एक होगा अमीबा और एक होगा पैरामीशियम। अगला है सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सूक्ष्म जीव का बहुत उपयोग होता है। ठीक है। दवा के रूप में उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। ब्रेड व्रेड बनाने के रूप में हम लोग करते हैं, इडली डोसा बनाने के रूप में करते हैं, दूध से दही बनाने के क्रिया में हम लोग करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारा इसका उपयोग है। तो एक एक उपयोग को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक और अल्कोहल बनाने में हम लोग सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। जीवाणु दूध से दही और पनीर के उत्पादन में क्या होता है, मदद करता है, सहायक होता है। जीवाणु और ईस्ट का जो चावल होता है, जीवाणु और ईस्ट जो होता है वो चावल का जो आटा होता है उससे जो इडली डोसा बनता है उसमें बनाने में मदद करता है। ठीक है। तो जीवाणु और ईस्ट जो होता है चावल का जो आटा होता है उससे इडली डोसा बनता है। तो चावल के आटा को, ठीक है, उसको नरम करने के लिए, उसको स्पॉन्जी करने के लिए उसमें किण्वन प्रक्रिया कराया जाता है। किसकी मदद से, ईस्ट के मदद से। ठीक है। अगला है बेकिंग उद्योग में ईस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं, क्योंकि ईस्ट जो होता है, ईस्ट, ठीक है, यह जो होता है अपना प्रजनन के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितना निकलेगा उतना वो चीज़ जो होगा, ब्रेड जो होगा, रोटी जो होगा, उतना का हो जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा, उतना सॉफ्टनेस आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है। और वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ईस्ट जो होता है, ठीक है, तीव्रता से जनन करता है और श्वसन के दौरान जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है जो गैस के बुलबुले वाले मैदे का आयतन बढ़ा देता है। और ये मैदा के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो उसको क्या करेगा, उसका आयतन बढ़ा देगा और उसमें बुलबुला टाइप का बन जाएगा। ठीक है। और इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो वो हवा के रूप में निकलेगा और उसको क्या करेगा, फुला देगा। ठीक है। तो इस तरह ब्रेड जो है, पेस्ट्री जो है और केक जो है ये क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा। अगला पॉइंट है प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक किन सूक्ष्म जीवों से बनता है। तो जो भी एंटीबायोटिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो किससे बनता है, जीवाणु और कवक से बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। एंटीबायोटिक का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन, ये तो बहुत यूज होता है। तो ये तीनों जो है एंटीबायोटिक के उदाहरण है। पेनिसिलिन क्या है, तो देखिए पेनिसिलिन जो है यह भी एक तरह का क्या है, यह भी एक तरह का एंटीबायोटिक है। और ये किससे बना है, ये फफूंद से बना है, मतलब फंगी से बना है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होता। देखिए, एंटीबायोटिक का मतलब होता है वो किसको रोकेगा, वो जीवाणु को रोकेगा। ठीक है, जीवाणु को रोकेगा। लेकिन जो सर्दी जुकाम होता है वो वायरस से होता है। ठीक है।
और वायरस पे ही काम करेगा नहीं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक जो होता है वो किसको रोकेगा, वो जीवाणु को रोकेगा, जीवाणु को रोकेगा या उसको ख़त्म करेगा, लेकिन ये जो है विषाणु पे काम नहीं करेगा। इसलिए सर्दी जुकाम अगर हो रहा है, ठीक है, या फ्लू हो रहा है, तो उसमें जो है एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जौ, चावल एवं फलों का जो रस होता है उसको किण्वन प्रक्रिया द्वारा उसको हम लोग अल्कोहल और शराब, मतलब अल्कोहल का मतलब हो गया शराब, अल्कोहल में हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं, ठीक है। तो फल का जूस हो गया, चावल का जूस हो गया, जौ का जूस हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो शर्करा रहता है उसको हम लोग अल्कोहल में बदल देते हैं, किसके मदद से, ईस्ट के मदद से। अगला है टीका क्या होता है। तो देखिए टीका क्या होता है, अभी जो हम लोग कुछ दिन पहले टीका लिए थे कोरोना का, तो टीका क्या करता है उसको समझिए। तो टीका में हम लोग क्या करते हैं, टीका में जो होता है मृत सूक्ष्म जीव को हमारे बॉडी में क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। मृत होता है मतलब वो उतना एक्टिव नहीं होता है, निष्क्रिय होता है, ठीक है। तो टीका द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को प्रवेश कराया जाता है, जिससे शरीर जो होता है प्रतिरक्षी उत्पन्न करके उसे मार देता है, ठीक है। क्योंकि आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो तो बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है, तो टीका के माध्यम से क्या किया जाता है, उसको प्रैक्टिस कराया जाता है कि इस कीटाणु को तुम मारो, और प्रैक्टिस करके जब अगला कीटाणु आएगा उस तरह का तो उसको मारने में क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, ठीक है। तो टीका में मृत और निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अब शरीर में जैसे जाएगा तो शरीर का जो प्रतिरक्षी है वो क्या करेगा, उसको मारने के लिए तैयार हो जाएगा और उसको मार देगा, और मारने से क्या होगा, वो एक्टिव रहेगा, और उस तरह का कीटाणु अगर फिर से शरीर में आएगा तो उसको मारना सीख गया है तो उसको क्या करेगा, मार देगा, ठीक है। और यह जो प्रतिरक्षी बनता है उस कीटाणु को मारने से जो बना है यह हमेशा बना रहेगा। अगला है टीका दिया जाता है। तो टीका किसका दिया जाता है, हैजा का टीका होता है, लगभग बहुत सारे चीज़ का टीका आ चुका है। टीबी का होता है जिसको क्षय बोलते हैं, चेचक का भी टीका होता है, और हेपेटाइटिस का भी टीका होता है, कोरोना का भी टीका आ गया है। अगला है नीले हरे शैवाल क्या होते हैं। देखिए नाम है नीला हरा शैवाल, लेकिन यह एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो यह जो होता है एक जीवाणु होता है जिसका काम होता है वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है उसको जड़ में पहुंचाना, ठीक है। तो पौधे जो होते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन को वायुमंडल से नहीं ले सकते हैं, तो उनमें उनको नाइट्रोजन लेने में कौन मदद करता है, वो मदद करता है जीवाणु। जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को लेकर वो जड़ को देता है, मतलब उसको दूसरे कंपाउंड में बदल देता है, और जड़ जो होता है उसका इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। अगला है हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ का निम्नीकरण। तो देखिए कोई भी चीज़ सड़ता है, गलता है, वो किसके कारण सड़ रहा है, गल रहा है, वो किसके कारण, सूक्ष्म जीव के कारण, और सूक्ष्म जीव में कौन, बैक्टीरिया। तो किसी भी चीज़ को सड़ा रहा है, गला रहा है कौन, बैक्टीरिया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है रोगाणु किसे कहते हैं। तो देखिए जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे रोगाणु, या उसी को हम लोग बोलेंगे रोगजनक। संचरणीय रोग किसे कहते हैं, संचरणीय, ठीक है। तो संचरणीय जो रोग होता है मतलब जिसका संचारण हो सके, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके, ठीक है। तो ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा या संपर्क में आने के द्वारा फैल सकता है, वैसे रोग को हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज, और हिंदी में उसको हम लोग बोलेंगे संचरणीय रोग। अगला है संचरणीय रोग का उदाहरण क्या है। तो देखिए सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब जो है संचरणीय रोग है। अगला है मलेरिया किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलती है। तो याद रखिएगा मलेरिया को फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है कौन, उसका नाम है प्लेज्मोडियम, ठीक है। प्लेज्मोडियम जो होता है एक परजीवी होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, जो मलेरिया को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। जिसको मलेरिया हुआ रहेगा उसको अगर मच्छर काट लेता है, वो मच्छर अगर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसको मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। तो उस मच्छर का नाम होता है, याद रखिएगा, मादा एनफ्लीज। मादा एनफ्लीज जो होता है मलेरिया का क्या होता है, वाहक होता है, उसको ढोता है। अगला है डेंगू के वायरस का वाहक है। तो डेंगू भी एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से होता है, लेकिन यह वायरस से होता है। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, परजीवी से होता है, जबकि डेंगू जो होता है वो वायरस से होता है, ध्यान रखिएगा। और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है। तो याद रखिएगा यह होता है मादा एडिस मच्छर के काटने से, ठीक है। मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है, जबकि मादा प्लेज्मोडियम के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। अगला है
एंथ्रेक्स रोग किसे कहते हैं? तो देखिए एंथ्रेक्स रोग जो होता है, ठीक है, एक बहुत भयानक रोग होता है जो मनुष्य में होता है और मवेशिया में भी होता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, जीवाणु के द्वारा होता है। अगला है गाय में खून एवं मुंह का रोग होता है। तो बहुत सारे जानवरों में, जैसे गाय में खून एवं मुंह का रोग होता है, ये किसके कारण होता है? वायरस के द्वारा होता है। भोजन का संदूषण कैसे होता है? तो देखिए भोजन जो होता है उसमें भी सूक्ष्म जीव अगर पड़ जाते हैं तो उनका भी संदूषण हो जाता है। अगला पॉइंट है परिरक्षण किसे कहते हैं? देखिए अब भोजन जो हो रहा है, खराब हो रहा है, भोजन को बचाना है, तो भोजन बचाने का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग बोलेंगे परिरक्षण, ठीक है। तो वैसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक देते हैं, यह समान रूप से खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है और उन्हें परिरक्षण कहते हैं। तो परिरक्षण का मतलब यह है सूक्ष्म जीव से बचाना खाना को। तो खाने में कुछ ऐसा चीज डाल दे जिससे खाना खराब नहीं हो, तो वैसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे परिरक्षण। जैसे परिरक्षण के तौर पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? देखिए नमक इस्तेमाल करते हैं। नमक अगर डाल दीजिएगा खाना में तो खाना जल्दी खराब नहीं होगा। तेल मिला दीजिए, तो जो भी मीट मछली आता है उसमें देखते हैं तेल उल मिला दिया जाता है, ठीक है, उसमें नमक मिला दिया जाता है, थोड़ा फ्राई कर दिया जाता है ताकि खराब नहीं हो। चीनी भी अगर मिला देते हैं, ठीक है, खाने में तो जल्दी खराब नहीं होगा। सिरका का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल तो सबसे ज़्यादा किसका यूज किया जाता है? रेफ्रिजरेटर का, फ्रीजर का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद पाश्चुरीकरण, दूध का जैसे पाश्चुरीकरण करके हम लोग उसको क्या करते हैं? सेव कर लेते हैं और वो 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होता है। उसी तरह सोडियम बेंजोएट एक केमिकल होता है, इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं परिरक्षण के तौर पे। नमक का उपयोग मांस एवं मछली में किया जाता है। आम एवं इमली में अचार उचार बनाने में भी इस्तेमाल होता है नमक का परिरक्षण के तौर पर। अगला है चीनी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जेली बनाने में, स्क्वैश बनाने में हम लोग चीनी अगर डालेंगे तो वो जेली खराब नहीं होता है, ठीक है। इससे खाद्य पदार्थ में नमी में कमी आती है और इस पर सूक्ष्म जीव नहीं पनप पाते हैं। अगला है तेल एवं सिरके का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? अचार बनाने में। सब्जी, फल, मछली, मांस को संदूषण से बचाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए जब दूध को हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक अगर हम गर्म करेंगे और अचानक उसको ठंडा कर लेंगे तो हम लोग इस प्रक्रिया को बोलेंगे पाश्चुरीकरण। और इस प्रक्रिया करने से क्या होगा? दूध का जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा, दूध जल्दी खराब नहीं होगा। और इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था महान साइंटिस्ट लुई पाश्चर ने, ठीक है। तो याद रखिएगा 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड अगर गर्म करेंगे तो दूध खराब नहीं होगा, दूध लंबा समय तक जाएगा। और गर्म करने के साथ तुरंत उसको ठंडा कर लेना है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पाश्चुरीकरण। मेवे तथा सब्जियां, ठीक है, मेवे तथा जो सब्जियां होता है उसको हम लोग वैक्यूम में, ठीक है, उसको मतलब एयर टाइट कंटेनर में उसको क्या करते हैं? पैक कर लेते हैं जो हवा के कांटेक्ट में ना आए और वो खराब ना हो। अगला है राइजोबियम कहाँ रहता है? तो देखिए राइजोबियम जो रहता है वो पौधों की जड़ में रहता है, पौधों की ग्रंथिकाओं में रहता है और वहाँ से वो नाइट्रोजन को वायुमंडल से पौधों के जड़ को देता है और जड़ से पौधा में पहुँच जाता है। अगला है नीले हरे शैवाल का कार्य क्या होता है? तो आपको बता चुके हैं, नीला हरा जो शैवाल होता है वह एक जीवाणु होता है और इसका काम होता है नाइट्रोजन को जड़ में देना, जिससे पौधा जो है अपना वृद्धि कर सके और उसका उपयोग कर सके। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ बीमारी जो पौधों में होता है, पादप रोग, और ये किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, ठीक है। देखिए नींबू कैंसर याद रखिएगा, नींबू कैंकर जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। गेहूं का जो बीमारी है, गेहूं का रस्ट, वो किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। भिंडी का जो पित्त है वो जो बीमारी है किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका जो संचरण है, मतलब इसको ढोने वाला कौन है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिएगा पादप रोग जो है, ठीक है, उसका कारक कौन है, उसका कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। अगला मानव में जो रोग होता है उसको ध्यान रखिएगा। क्षय रोग जो होता है, टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। खसरा जो होता है, मीसल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स जो होता है वायरस के द्वारा होता है। और पोलियो जो होता है वो भी वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ध्यान रखेंगे हैजा जो होता है वो जीवाणु द्वारा होता है और टाइफाइड भी जीवाणु द्वारा होता है।
हेपेटाइटिस ए जो हो गया वो भी वायरस के द्वारा होता है, और मलेरिया याद रखिएगा ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ठीक है, और मच्छर के काटने से होता है, ये तो आपको बता ही चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो गंदा पानी पीने से, दूषित पानी पीने से कौन कौन सा रोग होता है, तो उसमें एक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, हैजा हो जाएगा और कलरा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और जिससे जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और साइंस में आपको कहाँ कहाँ दिक्कत है, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।